हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो यूनिट है ये आपकी सबसे लास्ट यूनिट है और बड़ी ही मज़ेदार यूनिट है अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं देन। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो रियली में बहुत ही सुपर्ब यूनिट है ये, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे इसको। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली जो यूनिट है ये आपकी 6 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की पूरी यूनिट है ये, इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा। क्लियर? सो 6 मार्क्स की ये आपकी यूनिट है। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ें कवर करके चलते हैं। एक तो आप लोगों का जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, एंड प्लस फॉरेन एक्सचेंज। एंड आपका कवर होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर बात यहाँ तक? तो दूसरा आपका हो गया फॉरेन एक्सचेंज। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे ही हम लोग का कवर अप हो जाएगा देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज से। सो मुझे उम्मीद है वन बाय वन आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, और फर्दर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट्स हो तो आप इसको पार्टिसिपेट करिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा मुझे, ठीक है? चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जैक्ट जैसा इसका नाम है वैसा इसका मीनिंग नहीं है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है वो एक बार अंडरस्टूड कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। सबसे पहले हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कवर करना है वो कवर करना है मीनिंग, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीओपी। मैं अब आगे बार बार लंबा नहीं बोलूँगा, सो कॉपी लेकर के नोट डाउन भी करते रहेंगे आप लोग, बहुत अच्छे थे। और कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो वो कंसर्न भी आप लोग क्वेरी में पूछते रहेंगे, ठीक है? सो मीनिंग ऑफ बैलेंस पेमेंट आएगा आपका सबसे पहले। फिर हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है? तो अकाउंटिंग के बारे में क्योंकि क्लास 12 में इतना कवर नहीं है आप लोगों का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझेंगे। एंड फिर हम लोग यहीं पर इसमें ऐड करेंगे आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना? आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली। फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे हम लोग पूरा का पूरा। एंड देन हम इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये है पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना, और कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो पूछते रहना, ठीक है? फिर हम लोग लेके चलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या लेके चलेंगे हम लोग? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक हम लोग बात करेंगे करेंट अकाउंट के बारे में, और एक हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। अच्छा, करंट अकाउंट में हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट के आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर करंट अकाउंट में कैश यानी कि CAS करंट अकाउंट सरप्लस, और कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है इसको भी समझना है। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट और सरप्लस का मीनिंग क्या होता है हमें ये भी समझना है पूरा अच्छे से। अच्छा, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। एंड द लास्ट वन इज ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ये हमें पढ़ना है काफ़ी अच्छे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोनोमस आइटम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकोमोडेटिंग आइटम। तो ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम का मीनिंग समझना है हम लोगों को बेसिकली, और हमें डिफरेंस पढ़ना है। मैं फिर बोल दूं आप लोगों को कि एक इतना अच्छा चैप्टर है कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल है पूरा का पूरा, और स्कोरिंग है। तो दो बातें आ जाती हैं इसके अंदर। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और आई होप सो आप सब ने जितना भी ब्रीफ पॉइंट है यानी कि चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं, मैंने बेटा आइटम्स बताए नहीं अभी कुछ भी, आप रिमेंबर करिएगा, मैंने केवल चैप्टर बताया है। मैंने ये बोला है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है और डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, मैंने ये बताया है, मैंने चैप्टर का हमारा टॉपिक कवर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें क्या पढ़ना है पूरा मिला करके उसका एक तो मीनिंग समझेंगे, बैलेंस पेमेंट के आइटम्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो अकाउंट है यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के आइटम्स क्या हैं, उनमें सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी आइटम्स को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। और कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है, डेबिट साइड एंड
क्रेडिट साइड, यानी कि हम अकाउंटिंग टर्म में बात नहीं करेंगे। मैं फिर बोल दूं, हम अकाउंटिंग टर्म में बात नहीं करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म में बात करेंगे। सो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 से 1 मिनट का, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नया स्लाइड निकालते हैं और समझते हैं बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। ठीक है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना बहुत ही आसान है, मैं फिर बोल दूं आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आप लोग करेंगे वो करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, लाइक एक्सचेंज करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे कंट्री के रेसिडेंट, मैंने क्या बोला है, हमारी कंट्री के रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक आप कुछ भी ले लीजिए, यूएसए, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है वो सेम ही हो गया, इंग्लैंड। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मैंने क्या वर्ड बोला है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। मैंने क्या वर्ड बोला है, ट्रांजेक्शन्स। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, ऐसे ही जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडिया से क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। बोलो हाँ या ना। बट यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांजेक्शन कौन सी है, सो दिस इज नॉन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने क्या बोला है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिस्टमेटिक वे में कहा जाए अगर या समझाया जाए आपको, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिकली एक अकाउंट है। क्या है, एक अकाउंट है जहां पर क्या किया जाता है बेटा जी, रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। किसको रिकॉर्ड किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। मैंने क्या बोला है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। अच्छा, किसके बीच, तो ये नोट, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वन कंट्री रेसिडेंट, है ना, वन कंट्री रेसिडेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। या अगर आपको ये टर्म डिफिकल्ट लगती है तो सिंपल आप यहाँ पर सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो ये बोल सकते हैं कि बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज का। मैंने क्या बोला है, फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि लाइक अगर आप अमेरिका में पेमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स डॉलर में करेंगे, और एक अगर अमेरिकन इंडिया में पेमेंट करेगा तो रुपीज़ में करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम रुपीज़ और डॉलर वर्ड को ना यूज़ करके हमने क्या वर्ड यूज़ करा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का डिफरेंस है। व्हाट इज दिस, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द बेसिकली डिफरेंस ऑफ द, या डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो of foreign exchange and outflow of foreign exchange of all economic transactions। ठीक है कि नहीं। या अगर मैं इसको दूसरे वे में कहूँ तो कहने का मतलब हर गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला है, हर गवर्नमेंट, यानी कि एवरी गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर एक बार फिर बोलता रहा हूँ, एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे वो यूएसए की गवर्नमेंट है, चाहे वो चाइना की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी की क्यों ना हो, तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। किसका रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, तो हमारी कंट्री से लोग कितना ट्रांजैक्शंस करते हैं दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में कितना ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बेसिकली इसी का एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड या एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या कहलाता है आप लोगों का, तो बेसिकली दिस इज नॉन एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट रेफर्स टू अ, आप इसको ऐसे भी कहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, है ना, या इट रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दैट इज डन बाय वन कंट्री रेसिडेंट टू द अनदर कंट्री रेसिडेंट, है ना, चाहे वो तो इसे कौन रिकॉर्ड करता है, तो इन इंडिया बेसिकली मैं फिर बता दूं कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसका जो डाटा है वो कौन कलेक्ट करता है, तो आरबीआई कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है, आरबीआई। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में जो आपने डेफिनेशन बताई ये रिपीट करना सकते। अरे ये तो मजेदार डेफिनेशन है ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। सर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आई हैव डन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा खत्म हुआ अभी तक, बोलो फटाफट से। मेरा नहीं हुआ ना खत्म अभी तक, मेरा खत्म हो जाएगा देन मैं डाउट पूछूंगा ना, मैं तब बोलूंगा कि मेरा आपका डाउट बनता है। ओके सर। सुनो ध्यान से, मैंने सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे ये पॉइंट्स। बहुत इजी है, मैंने क्या बोला है, देखो सिंपल सी चीज दिमाग में एक बात बिठा के रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हाट इज दिस, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड है। लाइक मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि एक दिन में या पूरे साल में मैंने कितने
ट्रांजेक्शन्स की है, लाइक मैंने कितने की इनकम करी और कितने का एक्सपेंडिचर किया, आई वांट टू मैनेज माई सेल्फ, है कि नहीं। सेम एज इट इज एवरी गवर्नमेंट वो जानना चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी से कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के कितना पैसा इंडिया में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, वो पैसा किस वे से आ रहा है और वो पैसा किस वे से जा रहा है। क्लियर बात यहाँ तक। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि व्हाट इज दिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट है जो कि रिकॉर्ड करता है, किसको रिकॉर्ड करता है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि एक कंट्री के रेसिडेंट्स के बीच व बाकी देश के कंट्री के रेसिडेंट्स के बीच किए जाते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये एक तरीके से डिफरेंस होता है किसका, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, है कि नहीं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस ऑफ द inflow of the foreign exchange and outflow of the foreign exchange. Yeah, you can say in a best manner, so balance of payment is a account which record all economic transactions that is done by the one country resident to the rest of the world. So I hope so कि balance of payment का आपको meaning समझ में आ गया होगा। So balance of payment basically जो maintain किया जाता है that is maintained as a period of time। किसमें maintain किया जाता है, so basically that is maintained as a period of time। आई होप सो कि अब आप सबको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन कवर अप हो गई है। इफ यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क वन बाय वन। इफ एनीवन हैव अ डाउट सो यू कैन आस्क बाय वन। एनीवन कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं तो फिर डन बोलो, फिर आगे चलते हैं So फटाफट। can we write the definition like every government like US, India, China maintain record of economic transactions between countries? Very good. It's a very good way to express yourself. But I think so. We are talking about the definition. We are not talking about the explanation. So whenever you are writing your answer, you have to complete the things which is asking by the examiner. So the main concern is you can define, है ना। so define करना है आपको basically balance of payment it record all economic transactions that is done by the one country resident to the rest of the world, that's it everyone। अगर आप किसी को भी बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कि हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स के बीच और बाकी देश की कंट्री के रेसिडेंट्स के बीच किया जाता है। अब कोई भी समझ में आ जाएगा हाँ भाई बैलेंस पेमेंट ये होता है, दैट्स इट। क्लियर बात यहाँ तक? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, एनीथिंग एल्स? एवरी गवर्नमेंट राघव, एवरी गवर्नमेंट। ओके आइए भाई ऑफलाइन वाले, यश, रिमझिम, यस सर। रजत, हाँ भैया आ गया सब। मैं आगे भाई, सबको कोई दिक्कत? यस भैया, ओके आगे भैया। चलो हाँ उसके भैया, बाद में मुझे यस बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, चलो डिफाइन करके दिखाओ। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड व्हिच इज मेंटेन्ड बाय एवरी कंट्री, एवरी गवर्नमेंट, है ना। हाँ एवरी गवर्नमेंट व्हिच कंटेन्स सम इकोनॉमिक transactions, it contain the Transaction. record of the economic transaction that is done by the one country resident to the rest of the world country resident, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। यस सर। ओके कूल, कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना, चलें आगे फिर। चलिए Yes, sir. तो अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस। राघव ये एनोट करो, इसको एनोट को ऑफ करो। रुको मैं ही हटाता हूँ इसको फिर। ओके कूल, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बारी फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के काफ़ी, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोल के सर ने तो अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन व्हाट इज दिस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है क्या यहाँ पर, है ना। तो व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो ध्यान से सुनना है इसको। अगर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे समझ में आ जाते हैं तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे तो वहाँ पर भी पछड़े में पड़ोगे फिर, ठीक है। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका विजिबल आइटम्स। क्या बोला मैंने? फर्स्ट विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, और जहाँ पर आप बोल सकते हैं गुड्स, है ना। दूसरा मैंने बोला यहाँ पर आप लोगों के सामने इनविजिबल आइटम, दूसरा मैंने बोला आप लोगों के सामने यहाँ पर इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज, और मैंने क्या बोला आप लोगों के साथ यहाँ पर सर्विसेज। थर्ड आइटम मैंने बोला यहाँ पर यूनिलैटरल ट्रांसफर, मैंने ये बोला यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। एंड फोर्थ बोला मैंने आप लोगों के सामने कैपिटल ट्रांसफर। क्या बोला मैंने यहाँ पर? कैपिटल ट्रांसफर।
अब यहाँ पर समझिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द आइटम्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या आइटम्स होती हैं? तो सिंपल सी चीज विजिबल आइटम्स या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। फिर बोल दूं मैं यहाँ पर, और कैसे बोल सकते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या बोला मैंने? विजिबल आइटम। फिर मैं यहाँ पर क्या रिपीट करूँ? इनविजिबल और सर्विस, है ना। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल सर्विसेज, है ना। यानी कि गुड्स तो विजिबल होती हैं लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं आपकी? इनविजिबल होती है। एंड व्हाट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर? सो बेसिकली दिस इज वन साइडेड, दिस इज वन साइडेड। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि सऊदी अरब में पढ़ता है, ठीक है, या फिर दोहा में पढ़ता है, या बहरान में पढ़ता है, या पाकिस्तान के अंदर पढ़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो मुझे वहां से फीस सेंड कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिकली वन साइड ट्रांजेक्शन, ठीक है कि नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके बदले में। लाइक इस तरीके से मेरे को कोई गिफ्ट मिल जाए, मेरे को कोई रेमिटेंस मिल जाए, तो ये सब क्या हो गया? आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स बोल सकते हैं गिफ्ट का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर वन साइडेड में, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि आपके सामने एग्जांपल हो गया गिफ्ट्स का, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल दे दिया आपके सामने डोनेशंस का, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर रेमिटेंस का, है ना। रेमिटेंस अगर आप लोगों को समझना है तो मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। रेमिटेंसेस हो गया, या आप वन साइडेड जितने भी आपको दिखाई देती हैं। तो रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखा होगा आपने यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखे हैं, तो इसके बदले में क्या करता है, जो उस पर ऐड चलती है तो गूगल हमें उसके बदले में पेमेंट भेजता है। तो जब गूगल हमें पेमेंट करता है तो उसको वो वर्ड देता है रेमिटेंसेस, है ना। तो जो भी यूएस डॉलर में हमें पेमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको इतना। अच्छा, फिर यहाँ पर ये विजिबल आइटम्स क्या होती हैं? तो विजिबल आइटम का यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि दैट कैन बी टच और सीन। तो विजिबल आइटम्स एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच। अब यहाँ पर इनविजिबल सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ आपके सामने, तो शिपिंग हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ हम भेजते हैं, ठीक है, शिपिंग हो गया। बैंकिंग हो गया एक एग्जाम्पल, है ना, शिपिंग, बैंकिंग। और एक हो गया आपके सामने इंश्योरेंस, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है इन सब के बारे में कि दीज आर द मतलब इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते हैं। सो लाइक अगर मैं जैसे कि एक एग्जांपल दूं, लाइक मैंने एक कार का इंश्योरेंस कराया तो बेसिकली सर्विसेज है। मैंने आपको पढ़ा दिया तो दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। तो कहने का मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ मोबाइल, अगर मैं ये मोबाइल परचेज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, विजिबल गुड्स की कैटेगरी में आ गया। फिर एक आ गया इनविजिबल सर्विसेज, फिर एक आ गया आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर, फिर आ गया आपका कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर क्या हो गया? तो कैपिटल ट्रांसफर लाइक फॉर एन एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं बाहर से, ठीक है कि नहीं। हम इसके साथ साथ दूसरी कंट्री में अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, हम दूसरी कंट्री के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि बोरो है, तो बोरो में या तो हमने पैसा उधार लिया होगा तो वहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन हो सकता है। क्या हो सकता है? रीपेमेंट ऑफ लोन हो सकता है। एफडीआई का एग्जांपल क्या हो गया, लाइक परचेज ऑफ असेट्स हो गया, लाइक मेरे को एक कंपनी डालनी है वहाँ पर, है ना, परचेज ऑफ असेट हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भैया 4 तरह की आइटम्स आती है। क्लियर कर दो ये बात आप लोगों को अच्छे से कि एक आती है विजुअल आइटम्स, यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुअल गुड्स, है ना। एंड इनविजिबल सर्विसेज यानी कि इनविजुअल आइटम्स आती हैं, जैसे कि सर्विसेज बोलते हैं हम जिसको बेसिकली। फिर आपका आ गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आ गया, दैट इज वन साइडेड होती हैं। अगला आ गया आपका कैपिटल ट्रांसफर। तो अभी मैं इनके बारे में फिर से डिस्कस करूंगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के टॉपिक के अंदर। सो इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में वरी ना रखें। अभी हम जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आई होप सो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आप लोगों को कवर हो गए हैं। सो तब तक मैं आप लोगों को नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इन ट्रांजेक्शंस को नोट डाउन। चलिए, बहुत ही अच्छे डाउट्स आए थे, सो वन बाय वन करके मैं एक बार कवर करता हूँ। देखो यहाँ पर जो विजिबल और इनविजिबल तो सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से, और यूनिलैटरल भी कवर हो गया है। बट यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर को लेकर समझना। देखिए कैपिटल ट्रांसफर को लेकर के अगर मैं समझाऊँ आपको यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, मैं इसको पूरा का पूरा आगे वाले टॉपिक में चलता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पर इसको पूरा कवर करता हूँ अच्छे से। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अकाउंट रिकॉर्ड करता है ना। तो बैलेंस पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज नॉन एज अ करेंट अकाउंट, द फर्स्ट वन इज नॉन एज अ करेंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज नॉन एज अ कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन इज नॉन एज अ कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो करेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होते हैं, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सेम एज इट इज कैपिटल अकाउंट के अंदर भी 2 साइड होते हैं, यानी कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैं फिर बोल दूं, जो बच्चे अकाउंट्स के हैं वो अपना दिमाग ना लगाएं,
ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग रूल की हम बात नहीं करेंगे। देखिए, अगर मेरे को लगता है कि इनफ्लो हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो का मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो कहने का मतलब कि अगर मुझे लग रहा है कि पेमेंट आ रही है, मुझे क्या लग रहा है, अगर पेमेंट आ रही है, सो दैट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट साइड, दैट इज रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट साइड। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो मतलब अगर मुझे लग रहा है मेरे पेमेंट जा रही है ना, यानी कि पेमेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड। तो सेम एज इट इज यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में भी है कि अगर मुझे लग रहा है कि बाहर से कोई रिसिप्ट्स आ रही है, बाहर से मतलब पैसा आ रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ लोन कह सकते हैं, उधारी का तरीका कह सकते हैं, दूसरी कंट्री से कह सकते हैं, बट यहाँ पर अगर ये रिसिप्ट्स हो रही है ना, क्या बात हो रही है, रिसिप्ट्स की, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लगता है दैट इज वी आर डूइंग ना पेमेंट्स, है ना, किसकी कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा आप लोगों का, तो वो जाएगा डेबिट साइड में, है कि नहीं। तो सिंपल सा मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है, तो करंट अकाउंट के अंदर जो आइटम्स आती हैं, पहला आता है आपका विजिबल गुड्स, दूसरा आता है आपका इनविजिबल सर्विसेज एंड तीसरा आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट अकाउंट की क्या क्या आइटम्स होती हैं। तो पहला आइटम हो गया विजिबल गुड्स, बोलो हाँ या ना, विजिबल गुड्स, दूसरा हो गया इनविजिबल सर्विसेज एंड तीसरा हो गया दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्लियर बात यहाँ तक। तो करंट अकाउंट के अंदर तीन आइटम्स आती हैं, यानी कि विजिबल गुड्स, इनविजिबल सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जब हम लोग आते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग बेसिकली तीन तरीके से मेंटेन करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज नॉन एज अ बोरो, है ना। बोरो मतलब पैसा उधार ले रहे हैं, तो दैट इज प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हैं हम लोग और गवर्नमेंट सेक्टर से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लेने की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देने की भी बात होती है, यानी कि पैसा जैसे हम लेते हैं वैसे देते भी हैं यहाँ पर। क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ आपका क्या आता है, तो इसके साथ साथ आपका आ गया FDI, है ना, एंड FII, ठीक है, FDI एंड FII बेसिकली। और तीसरी चीज जो आती है यहाँ पर दैट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ओके, क्लियर। और बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन जो है दैट इज मेंटेन बाय द RBI। इसके बारे में थोड़ा सा आराम से बात करेंगे, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर बोरो हो गया, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। अब बोरो हो गया, ठीक है, FDI। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि लाइक परचेज ऑफ असेट्स हो गया, है ना, तो यानी कि डायरेक्टली हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो परचेज ऑफ असेट्स, लाइक मैंने क्या करा कि मैंने वहाँ पर कुछ जगह खरीद ली, वहाँ पर अपनी कंपनी डाल ली, तो बेसिकली दैट इज FDI। फिर FII क्या हो गया, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। अब ये बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, है ना, कि इसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखिए आपने फोलियो का मतलब होता है पेज, है ना, और जो पेज और पोर्ट मतलब होता है बंदर का, है ना, यानी कि जहाँ से चीज़ें आती हैं और जाती हैं। तो कहने का मतलब ये वो ट्रेड का रास्ता है जो पेजेस के थ्रू होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कागज़ दिया जिस कागज़ पे लिखा है 1000 रुपीज़, वो रिसिप्ट है और आपने मेरे को उसके बदले में 1000 रुपीज़ दे दिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम दोनों के बीच एक ट्रस्ट है कि आपके 1000 रुपीज़ मेरे पास जमा है और आप जब कहेंगे मैं आपको पे कर दूंगा, है ना उसको। तो लाइक अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट यानी कि उस 1000 रुपीज़ की वैल्यू हो सकती है 1100 हो जाए, 1200 रुपीज़ हो जाए। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। या इसको हम, ये होता कैसे है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, लाइक हमें अगर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे, तो दूसरी कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लाइक इंडिया के अंदर जैसे कि आप देखते हैं NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NASDAQ हो गया अमेरिका के अंदर, ठीक है, कि अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग उनके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। अब उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होती है, वहाँ की जो कंपनियां होती हैं लिस्टेड होती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा निफ्टी है, तो निफ्टी के अंदर इंडिया की बेस्ट 50 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज उसमें लिस्टेड है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उनके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर बाहर कोई इन्वेस्टर्स अगर इंडिया के शेयर्स परचेज करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, तो दैट इज द कॉल एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या आप उसको क्या कहेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो इंडिया से पैसा, यानी कि इंडिया के अंदर पैसा डालेगा। ऐसे ही आपको अगर डालना होगा तो क्या करेंगे, आप वहां से डालेंगे। तो कुल मिलाकर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, तो बोरोज आती हैं, FDI FII आता है और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर से बता दूं, क्लियर। तो इसके साथ आपने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की आइटम्स भी देख ली हैं, क्लियर। चलो अभी फटाफट से जो डाउट्स है यहाँ से पूछो एक एक करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी
कि तो एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या हो गया बेसिकली। वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना क्वेश्चन पूछा जो। देखो अगर मेरे पास मोटा पैसा है, लाइक मैं क्या बात करूं, मेरे पास अगर करोड़ों है ना, अब मेरे को अमेरिका में अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भैया मेरे पास मोटा पैसा होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ वहाँ पर जा करके। अच्छा, अब मेरे पास अगर 100 रुपये है, मेरी औकात जो है वो 200-500 रुपये वाली है, तो मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम लोग, हाँ ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन एफडीआई करने के लिए बेटा अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मोटा पैसा चाहिए, और छोटे पैसे के लिए आप एफआईआई के थ्रू रास्ता चूज कर सकते हैं। दिस इज द नाइस क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट किसी का? नहीं तो फिर अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अ पार्ट ऑफ दिस कोई और डाउट है? No, sir. श्योर, मिले फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास ऑफ कर दे फिर आज की। सर ये छोटे मोटे पैसे तो क्या बोल? यस, क्या Sir? डाउट है? हाँ बोलिए। सर इससे रिलेटेड डाउट नहीं है, पर इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अगर कोई टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं तो इट एक वुड बी मिनट। बेटर फॉर